हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक गोयनका। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 2, दैट इज फेडरलिज्म। बहुत आसान चैप्टर है, इजी चैप्टर है ना। और आपके पावर शेयरिंग से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, सबसे बेसिक क्वेश्चन कि फेडरलिज्म होता क्या है। What do you mean by federalism? सिंपल भाषा में कहा जाए तो जब पावर्स को डिवाइड किया जाता है या पावर्स को हम लोग लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेकर के जब स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है या डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को दी जाती है, वैसे सिस्टम को, वैसे डिवीजन को हम लोग फेडरलिज्म बुलाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल आपकी गवर्नमेंट है, उससे कुछ पावर्स हम लोग क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं। या इसको अगर बेटर वे में कहा जाए तो व्हेन द पावर इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू वेरियस अदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट सिस्टम, दैट डिवीजन इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो वैसे सिस्टम को, वैसे मैकेनिज्म को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में फेडरलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। हमें अगर यूनिटी बना के रखनी है तो इस तरीके के सिस्टम को अडैप्ट करके रखना पड़ता है, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि सबको लेके चलना, सबकी बातों को लेके चलना। ये एक तरीका होता है जहां पे हम ये दर्शाते हैं कि नहीं, वी आर अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आप पूछोगे, सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है कि भैया पावर शेयरिंग में और फेडरलिज्म में डिफरेंस क्या है। भाई पावर शेयरिंग में हमने यही पढ़ा कि डिवीजन ऑफ पावर है, और फेडरलिज्म में भी यही पढ़ रहे हैं, डिवीजन ऑफ पावर है। तो दोनों को अलग अलग तरीकों से क्यों पढ़ रहे हैं, तो समझिएगा इस चीज को बहुत केयरफुली। बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, different social groups and different various political groups। इन सभी में जब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम पावर शेयरिंग बोलते हैं। लेकिन फेडरलिज्म में जब आप पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के वेरियस अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम सिर्फ फेडरलिज्म बुलाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है पावर शेयरिंग में और फेडरलिज्म में। पावर शेयरिंग में हर एक सोशल ग्रुप्स को भी डिवाइड होता है, शेड्यूल कास्ट को भी हम रिजर्वेशन देते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को भी, वुमेन्स को भी, ताकि उनका पार्टिसिपेशन दिखे पार्लियामेंट में या आपके स्टेट असेंबलीज में दिखाई देता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ भी गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होती है। फिर आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी इतना हक दे देते हैं कि वो हमसे सवाल, डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, बेसिकली ऑपोजिशन पार्टी जो होती है, उसके पास भी इतनी ताकत होती है कि वो हमसे सवाल करता है। तो वो डिवाइड किया, हमने हक दिया तभी तो कर पा रहा है। तो ये सब चीजें क्या होती है, पावर शेयरिंग होती है। लेकिन फेडरलिज्म में क्या देखते हैं हम, कि जब सिर्फ और सिर्फ पावर्स को, सेंट्रल मेन अथॉरिटी के पावर से कुछ ऐसी पावर्स हम स्टेट गवर्नमेंट में दे देते हैं, तो उसे हम, या हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में दे देते हैं, तो उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है कि भैया यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरलिज्म में क्या अंतर होता है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, जहां पे एक ही सरकार होती है, एक ही राजा है, भले अगर कुछ और मंत्री लोग बना रखे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है, सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में। लेकिन फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ हक आ जाता है, जहां पे वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। वहाँ पे कई सारे, मोर देन वन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, हर एक के पास अपनी कुछ एक अथॉरिटी होती है, जहाँ पे स्टेट इंटरफेयर या मेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता, मेन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। तो ऐसे टाइप को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट या फेडरलिज्म बुलाते हैं, और जहाँ पे नहीं होता उसे हम यूनिटरी गवर्नमेंट को बुलाते हैं। जैसा कि बेल्जियम में हमने देखा था, बेल्जियम मॉडल पावर शेयरिंग हमने पढ़ा था, जहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेंट्रल अथॉरिटी है, कुछ पावर्स हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाए, और हमने एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया जो कि हमारा था रीजनल कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट,
जो कि सारे सोशल लैंग्वेज प्रॉब्लम्स पर डील करेगा। तो ऐसे सिस्टम, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ, इसे हम फेडरलिज्म के अंडर काउंट करते हैं। तो ये होता है आपका फेडरल गवर्नमेंट का या फेडरलिज्म का मतलब, स्टेट गवर्नमेंट से पावर्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तक जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं कि इस फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला फीचर, फर्स्ट, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी अगर कंट्री में एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा तभी तो हम पावर को डिवाइड करेंगे। अब मान लेते किसी एक कंट्री में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या ही डिवीजन होगा। तो फेडरलिज्म के लिए सबसे जरूरी क्या है, एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। जैसे इंडिया में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और अब तो से लोकल गवर्नमेंट है। तो ऐसे मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो उनके बीच में पावर्स को हमने डिवाइड कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सेंट्रल अथॉरिटी से कुछ पावर्स हमने स्टेट को दे रखी है, सेंटर और स्टेट से कुछ पावर्स हमने लोकल गवर्नमेंट को दे रखी है। तो ऐसे क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वंस एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है तभी भाई फेडरलिज्म पॉसिबल होता है ना। नेक्स्ट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे मैं अगर बिहार की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जैसे नीतीश कुमार हमारे सीएम हैं, वैसे ही अगर सेंटर की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो भैया नीतीश कुमार हमें बिहार को कंट्रोल करता है, लेकिन बिहार एक इंडिया का भी तो पार्ट है, यानी हम एज ए सिटीजन ऑफ बिहार, हम ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया भी। ऑब्वियसली बात है, पहले तो हम इंडिया फिर बिहार है, तो हम पीएम के कंट्रोल में भी आएंगे। भाई नरेंद्र मोदी भी हम पे कंट्रोल कर सकता है, वो भी हमें गवर्न करेगा। साथ ही साथ अगर आप देखते हो तो हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, छपरा का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके जुरिडिक्शन के अंदर भी आते हैं, मेयर के अंडर भी आते हैं, तो उनका भी हक है कि हमारे ऊपर कंट्रोल करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें कंट्रोल कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी हमें कंट्रोल कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट भी हमें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हर एक का अपना अपना जुरिस्डिक्शन है। दायरा एक तय कर दिया गया है कि अगर लोकल गवर्नमेंट है तो वो कहां तक कंट्रोल कर सकता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो किन किन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसके पास तो क्या पूरा ही है। तो उस तरीके से सेम सिटीजन्स को कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं, लेकिन अपने अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर ही, उसके ज्यादा बाहर नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था। अब तीसरा जो जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं वो स्पेसिफाइड है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बना करके ड्राफ्ट किया था, उसमें हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का एरिया, जुरिस्डिक्शन तय कर दिया गया है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना होगा, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ बोलेगी, लोकल गवर्नमेंट यहाँ इस चीज़ों पे इंटरवीन या बात करेगी। तो वो स्पेसिफाइड कर दिया है हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये होना भी चाहिए ताकि किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट बाद में चलकर ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी जुरिस्डिक्शन होता है वो सारा का सारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा मेन है उसके अंदर मेंशन हो। फोर्थ है यूनिलैटरल चेंजेस नॉट पॉसिबल। मतलब ये है कि अगर उस जुरिस्डिक्शन को चेंज करना, उस मेन कुछ भी चीज़ों को चेंज करना है, तो कोई एक खड़ा होकर डिसाइड कर लेगा कि नहीं ये चेंजेस होगा, तो वैसा पॉसिबल नहीं है। सब मिल करके असेंबल होंगे, डिस्कशन होगा और फिर उसे चेंज किया जाएगा। आप यूनिलैटरली आप बोल नहीं सकते कि भाई हाँ चलो मेरे हिसाब से ये चेंज होना चाहिए और चेंज लागू हो गया, नहीं। आपको सबको मिल करके डिसीजन लेना है, आपको चीज़ें प्रस्ताव रखेंगे, आप प्रस्ताव को पास किया जाएगा और फिर जाके कोई चेंजेस अगर पॉसिबल लगता है, ज़रूरी लगता है, तो वो चेंजेस होता है। नेक्स्ट क्या है, कोर्ट हैव पावर टू इंटरवीन। तो इन सब के ऊपर एक हमने जुडिशरी बैठा रखी है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे जो हमारे जुडिशरी है, हमारा जो कोर्ट सिस्टम है इंडिया का, वो हमने बैठा रखा है। आप जानते हैं जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इन सबसे एकदम अलग हटके है ना। तो वो हमने क्यों बैठा रखा है कि भैया अगर कभी किसी समय वाद विवाद होता है तो कोर्ट है जो चीज़ों को क्लैरिफाई कर देगा।
आपने जुडिशरी के बारे में बहुत अच्छे से क्लास 9th में पढ़ा है, किस तरीके से क्लास 8th में भी पढ़ा है आपने, है ना। तो चीज़ें आपको पता है जुडिशरी का क्या रोल एंड फंक्शंस होते हैं। तो ये जुडिशरी हमने इसीलिए बैठा रखी है, जो कोर्ट सिस्टम है इसीलिए है कि अगर आगे चल के कभी भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तो हम इन बातों को कंट्रोल कर कोर्ट की मदद से चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट जो है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो जितने भी हमारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, नेक्स्ट फीचर है हमारा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो जितने भी हमारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उनका जो इनकम का सोर्स होता है वो फिक्स होता है। जैसे अगर आप जीएसटी अभी देख रहे हैं, लगता है हमारी कंट्री के अंदर, तो आप देखते होंगे कि एक सीजीएसटी है और एक एसजीएसटी है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी उसी टैक्स का कुछ हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और उसी टैक्स का कुछ हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ऐसे ही क्या है, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू तय कर दिया गया। अरे भाई रेवेन्यू अगर स्पेसिफाइड नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा, अलग अलग इंडिविजुअल का अपना अपना रेवेन्यू नहीं होगा, तो फिर किस बात का डिविजन। तो ये बहुत ज़रूरी फीचर होता है कि रेवेन्यू अपना, हर एक लेवल का अपना अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि फेडरलिज्म का ड्यूल ऑब्जेक्टिव होता है, यानी दो ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड है आपका फेडरलिज्म। कौन कौन से दो ऑब्जेक्टिव हैं? टू सेफगार्ड यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो हमारी कंट्री की जो यूनिटी है, एकता है, उसे बना करके रखना सबसे पहला काम होता है फेडरलिज्म का। या फेडरलिज्म अगर होता है तो इसको ध्यान में रख के किया जाता है कि वो जो एकता है वो ना टूट जाए, उस एकता को हम लोग बना कर। आप देखोगे हमने भले ही पावर्स को डिवाइड कर रखा है लेकिन वो लगाम खींच के रखी है। वो लगाम अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुलेआम छोड़ दिया गया है, आपको पावर डिवाइड कर दी गई है लेकिन वो जो होता है ना फाइनल लगाम, वो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो वो क्यों है? तो इसी यूनिटी को, जो हमारी एकता है, उसे बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है कि उस तरीके का सिचुएशन करना। और लास्ट है अकोमोडेट, इसमें ड्यूल का दूसरा अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। इसका दूसरा मोटिव होता है कि जो हम लोग इतने वैरायटी में हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर को एक्सेप्टेंस फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करने वाले लोग हैं, तो इन सबको एक साथ लेकर के एक कंट्री के अंदर बांध के रखना, उन्हें इकट्ठा करके रखना है, तो भैया हमें उन्हें कुछ छूट देनी पड़ेगी। और वो छूट ही हमारा फेडरलिज्म का मेन स्तंभ कहलाता है, डिवीजन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको फीचर्स यहाँ तक क्लियर हो गए। तो क्या क्या हमने जस्ट रिकॉल कर लेते हैं भैया। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स में एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना जुरिडिक्शन होता है। ये जो जुरिडिक्शन होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होता है। इसके ऊपर एक कोर्ट होता है जो कि इन सब चीज़ों को रेगुलर चेक करता है। साथ ही साथ कोई भी इकलौता लेवल ऑफ गवर्नमेंट उठ करके चीज़ों को बदल नहीं सकता, सबको डिसीजन में इन्वॉल्व करना है, फिर बदलना है। हर एक लेवल का अपना अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। और फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टू सेफगार्ड यूनिटी एंड टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें सारी क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट आता है आपका, जो इसमें है कि फेडरलिज्म जो होता है वो अलग अलग तरीकों से हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमारे फेडरलिज्म के दो टाइप्स, दो प्रकार से हम लोग फेडरलिज्म को अपनाया या अपना सकते हैं। पहला है कमिंग टुगेदर और दूसरा है आपका होल्डिंग टुगेदर। तो इनको बहुत डिटेल में हम लोग समझते हैं। कमिंग टुगेदर में क्या होता है? व्हेन टू एंड मोर देन टू स्टेट्स या यूनिट्स come together by pulling sovereignty and retaining their identity to enhance or increase the security of their individual state. This type of federalism is known as coming together. अब बच्चे बोलेंगे सर आपने जो बोला सर के ऊपर से गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको आराम से धीरे धीरे समझते हैं। जब क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेट जैसे इस तरीके से,
ये एक स्टेट है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे करके डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब बहुत छोटे छोटे हैं। तो भैया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये लोग क्या करते हैं, या जो भी रीजन हो, सोचते हैं कि भैया हम लोग अलग अलग हैं, तो क्यों ना इकट्ठे होकर के एक बड़ा यूनिट बना लिया जाए, जो 6 है या 7 है उसे क्यों ना एक बना लिया जाए। तो सब इंडिविजुअल थे, वो इकट्ठे इस तरीके से, ये आपका एक स्टेट है, ये 2 स्टेट है, ये 3 स्टेट है, ये 4, 5, 6, 7, ये सब इकट्ठे आए, इस तरीके से इकट्ठे आ रहे हैं और एक बड़ा सेंट्रल यूनिट, बड़ा यूनिट बना दे रहे हैं, जिसे आप सेंट्रल यूनिट बोल सकते हो। तो इसे कहते हैं क्या, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर एक स्टेट के पास इक्वल पावर भी होगा, ये भले एक हो गए हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहे हैं। इनके सबके पास अपनी अपनी आइडेंटिटी भी है और अपने अपने पावर्स भी हैं, और इक्वल पावर्स। ऐसा नहीं कि किसी स्टेट के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, या सेंट्रल यूनिट के पास ज़्यादा पावर है, बाकी इंडिविजुअल इनके पास कम पावर है, नहीं, इन सबके पास बराबर का पावर है। और ऐसे टाइप को कहते हैं कमिंग टुगेदर। आप ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, ये सारे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप जहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशन देखने को मिलता है। वैसे ही जो हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कुछ पावर्स को इस तरीके से डिवाइड कर देती है अमंग वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन जो मेन लगाम होती है वो इस सेंट्रल यूनिट के पास खींच के रखती है। पावर्स को दिया है, अपने से कुछ पावर्स लेकर के दूसरे को दिया है, लेकिन अभी भी वो मेन लगाम उन्हीं के हाथ में है। तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं होल्डिंग टुगेदर, पकड़ के रखा है, छूटने नहीं दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन होता है हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया, बेल्जियम, ये सारे एग्जाम्पल्स है कुछ हमारे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन टाइप ऑफ फेडरेशन के। ठीक है, तो 2 टाइप के फेडरेशन होते हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में अलग अलग स्टेट इकट्ठा होकर एक सेंट्रल यूनिट बनाता है, सबकी अपनी अपनी इक्वल पावर्स होती हैं, अपनी आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे क्या होता है होल्डिंग टुगेदर में कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर्स अलग अलग स्टेट्स को देता है और उसकी मेन लगाम अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है। पावर्स हमेशा अनइक्वल होगा, सेंट्रल के पास ज़्यादा है, स्टेट के पास कम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। टिल देन प्लीज़ चैप्टर को रीड करिएगा, और अगर आपको इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सी या।